नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग तीसरे सप्ताह के तीसरे लेक्चर में हैं, जिसका मॉड्यूल का नाम है सामान्य पशु प्रबंधन। और आज हम जिस लेक्चर में हैं उस लेक्चर का टॉपिक है पशुधन फार्म में अभिलेख प्रबंधन, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी लाइव स्टॉक फार्म में बहुत जरूरी है। ये हमें चीजों को व्यवस्थित रखने में मदद करता है, चीजों को प्लान करने में मदद करता है कि हम फार्म को कैसे आसानी से सुपरवाइज कर सके, कैसे मैनेज कर सके। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम अपने फार्म पे रखते हैं। कुछ बेसिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे लेबर्स के रिकॉर्ड, उनके अटेंडेंस, उनके मूवमेंट रजिस्टर, कुछ पर्सनल फाइल्स इत्यादि। कुछ टेक्निकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो कि एनिमल से रिलेटेड होते हैं, उनके प्रोडक्शन से। अगर मुर्गी है तो अंडा देने का, उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। कैटल है तो उस केस में उनके रिप्रोडक्शन, उनके मिल्क प्रोडक्शन, उनके फीड कंजम्पशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो ये जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स उनके एनिमल से रिलेटेड होते हैं। उसी तरह से कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी जरूरी होते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपका फार्म प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कुछ कमियां हैं तो उसको कैसे सुधारें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें। तो इन सब चीजों के लिए रिकॉर्ड कीपिंग अति आवश्यक है। रिकॉर्ड कीपिंग इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट एंड हेल्प्स टू इंप्रूव इन एरियाज वेयर द फार्म इज नॉट डूइंग। अगर आपका फार्म अच्छा नहीं चल रहा है तो आप रिकॉर्ड में जाइए, रिकॉर्ड में देखिए कि क्या गलती हुई है। पहले तो अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी क्यों खराब हो गया है, क्या चीज आपने बदला है अपने फार्म में। तो इन रिकॉर्ड्स को हमें रखना भी आना चाहिए। नॉर्मली हम इनको पेपर या रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। आप इसको कंप्यूटर पर एमएस एक्सेल के फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आजकल तो मोबाइल एप्स में भी आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम फार्म पे एनिमल्स का रिकॉर्ड रखेंगे तभी हम उसको इवेल्युएट कर पाएंगे, और तभी हम ये बता पाएंगे कि कौन सा पशु अच्छा है, कौन सा खराब। तो ये हमें उनके चयन और उनके कलिंग, उनको रिमूव करने में मदद करता है, जिससे कि फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। हम फार्म को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। सपोज कुछ पशु का वैक्सीनेशन आज हमने किया, तो हम उसको रिकॉर्ड रख लेंगे कि आज इन पशुओं का टीका हुआ, इनका अगला टीका कब होना है, क्योंकि हम हर चीज को याद तो रख नहीं सकते हैं। तो हमें यह पता रहेगा कि इस तारीख को हमें इसको फिर से टीका देना है। उसी तरह से कृमिनाशक दवाई, वो सपोज हमने आज दिया, अगली दिन कब है, 14 दिन के बाद, 7 दिन के बाद। तो वो तिथि अगर हम लिख के रखेंगे, रिकॉर्ड में रहेगा, तो हमें चीजों को व्यवस्थित रखने में मदद रहेगी और कोई चीज हमसे छूटेगा नहीं। तो इन सभी कारणों से रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी फार्म के लिए बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर एक्टिविटीज आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। चीजें हमारे हिसाब से हो तो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज को देखने के लिए हम करते हैं। हम उनके टीके का रिकॉर्ड, उनके कृमिनाशक दवाइयों का रिकॉर्ड, डिपिंग जो हम भेड़ में करते हैं, उनका डिपिंग हुआ है, उनके घरों को डिसइंफेक्ट किया है कि नहीं किया है, कितनी गाय हमारे यहाँ प्रेग्नेंट है, कितनों को एआई करना है या नेचुरल सर्विस करना है। तो उन चीजों का रिकॉर्ड भी जरूरी है। उसी तरह से अगर कोई फार्म मेंटेन कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट भी देखना है। पिछले साल मिल्क प्रोडक्शन कितना था, अभी कम हो गया या बढ़ा। उसी तरह से प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं, पिछले साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। तो इन प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए भी हमें रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फार्म ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस और उसके जो प्रॉफिट है वो दोनों निरंतर बढ़ने चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जैसा भी हमने कहा कि हम उनके पेडिग्री का भी रिकॉर्ड रखते हैं, और कौन से पशु अच्छे हैं, किनके फादर ये है, उनके मदर ये है, उनका प्रोजनी ये है। तो इस बेसिस पर हम सिलेक्शन बहुत आसानी से कर पाते हैं, जब हमारे पास उनके रिलेटिव्स का, उनके एंसेस्टर्स का, उनके प्रोजनी का रिकॉर्ड होता है। कंपैरिजन के लिए भी हम इस रिकॉर्ड को यूज करते हैं। हमारे फार्म को हम दूसरे फार्म से अगर कंपेयर करना चाहते हैं, हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन का एवरेज ये है, दूसरा फार्म है वहां एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो उस कंपैरिजन के लिए भी हम रिकॉर्ड का ही सहारा लेते हैं। इवन कि 2 साल के रिकॉर्ड को कंपेयर करना हो तो उसमें भी अपने फार्म को भी कंपेयर करने के लिए हम रिकॉर्ड का ही सहारा लेंगे। इकोनॉमिक फीडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए
हमारे पास अगर पशुओं के चारे का, उनके कंसंट्रेट, दाने का या भूसे का रिकॉर्ड हो कि हमने कितना मंगाया था, कितना वो खा रही हैं, तो उससे हमें एक अनुमान लगता है कि पशुओं के चारे पे कितना खर्च हो रहा है। तो अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो हम उस दिशा में सोचेंगे। फिर उसके बाद हम लोकल जो अवेलेबल फीड है, जैसे किसी जिले में मक्का ज्यादा हो रहा है या कहीं कोई और अनाज ज्यादा हो रहा है, तो हम उसका उपयोग करके हम अपने जो चारे का जो खर्च है और दाने का खर्च, उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम चारे का भी हिसाब रखेंगे। प्राइस फिक्स करना हो, अगर कोई गाय है, उसकी मां अच्छा दूध देती थी या वो अच्छे साढ़ का बच्चा है, तो उस केस में उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो अगर हम उसके एंसेस्टर्स या रिलेटिव्स का रिकॉर्ड रखेंगे तो उस स्थिति में हम उसके प्राइस को सही से फिक्स कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से दूध का प्राइस, अंडे का प्राइस भी हम तभी फिक्स कर पाएंगे जब हमें पता रहेगा कि एक अंडा उत्पादन में हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1 किलो दूध देने में कितना खर्च आ रहा है। तो जब हम उनके एक्सपेंस का खर्चा रखेंगे, चारे का, दाने का और लेबर का और बाकी सारे खर्च का, तभी हम उसका प्राइस फिक्स कर पाएंगे कि दूध हमें कितने में बेचना चाहिए ताकि हमें घाटा ना हो। फार्म में कोई अचानक से कोई ऐसा डिजीज हो जाए, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, जैसे कि पशुओं का ग्रोथ कम हो जाए या उनका दूध का उत्पादन कम हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, तो हम उनके हेल्थ रिकॉर्ड या उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को कंपेयर करके देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि इस बार ऐसा हुआ है तो कुछ चीजें हमारे तरफ से गलत हुई होंगी या कोई ऐसा डिजीज आया होगा, तो उस चीज का भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जहां तक रिकॉर्ड के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का सवाल है, तो ये 3 तरह के होते हैं: बेसिक रिकॉर्ड्स, टेक्निकल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बेसिक रिकॉर्ड में हम जो लेबर्स होते हैं उनकी अटेंडेंस, अगर वो डेली वेज पर हैं तो प्रतिदिन उनकी जो सैलरी होती है उसका हिसाब लिखते हैं। लीव रजिस्टर, कोई अगर लेबर छुट्टी पर है, पूरे महीने में कितने दिन छुट्टी पर है, उस हिसाब से उसकी सैलरी दी जाएगी, तो उसके लीव का भी रिकॉर्ड रखते हैं। पर्सनल फाइल्स, सपोज उनकी ज्वाइनिंग के रिकॉर्ड्स, उनके आधार, पैन नंबर, वो सब के रिकॉर्ड्स उसके पर्सनल फाइल्स में होते हैं। मूवमेंट रजिस्टर, कोई लेबर है, कुछ अपने व्यक्तिगत काम से कितने देर तक फार्म से गया, फिर वापस कितनी देर के बाद आया, उसका रिकॉर्ड हम मूवमेंट रजिस्टर में रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, अगर आपने फार्म शुरू किया लोन लेके तो लोन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो, अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर रखा है अंडे को रखने के लिए, या फिर मिल्क कैन्स खरीदे हैं, तो इन सब चीजों का भी बिल होना चाहिए ताकि उनके वारंटी का रिकॉर्ड रखे। तो इन सबको हम बेसिक रिकॉर्ड कहते हैं। ये सिर्फ लाइव स्टॉक फार्म नहीं, कोई भी व्यवसाय आप शुरू करते हैं उसमें ये चीजें रहेंगे ही रहेंगे, ये ऐसे रिकॉर्ड रहेंगे ही रहेंगे। टेक्निकल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड होते हैं जो एनिमल के परफॉर्मेंस से संबंधित होते हैं, जैसे उनके प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, मुर्गी है तो अंडे का रिकॉर्ड, भेड़ है तो ऊन का रिकॉर्ड, सुअर है तो उनके कितने बच्चे हुए, उनका कितने उम्र में कितने वजन में बेचा है, गाय है तो उनके दूध उत्पादन का रिकॉर्ड, उसी तरह से रिप्रोडक्शन रिकॉर्ड, उसकी एआई कब हुई है, बच्चा कब उसने दिया है, बच्चे का वजन, तो ये सब रिप्रोडक्शन रिकॉर्ड्स होंगे। ग्रोथ रिकॉर्ड्स, हम उनका साप्ताहिक या 15 दिन पे या महीने पे एक बार वजन लेते हैं तो उसको भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, वो ग्रोथ रिकॉर्ड होते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड, कोई बीमार पड़ता है कोई जानवर तो उसके सिम्टम्स, क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, कितने दिनों में वो ठीक हुआ, किस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, ये सब उसके हेल्थ रिकॉर्ड में रखते हैं। साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण, उसका कृमिनाशक दवाई कब दी गई, वो सब रिकॉर्ड भी हम उसके रखते हैं। फीड रिकॉर्ड, फीड रिकॉर्ड में आपने कितना चारा, दाना या हरा चारा खरीदा है, हर दिन कितना आप देते हैं हर पशु को, तो हर दिन में कितना खर्चा हो रहा है चारे और दाने और भूसे पर, उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो फीड रिकॉर्ड रखते हैं। मोर्टेलिटी रिकॉर्ड, आपके फार्म पे कितने पशु की मृत्यु हुई है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो मोर्टेलिटी रिकॉर्ड में रखते हैं। तो इन सब रिकॉर्ड से हमें एनिमल्स के लिए गोल निर्धारित करने और जो गोल आपने रखे थे वो पूरे हुए कि नहीं, उन सब का ब्यौरा रखने में मदद मिलती है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इसमें पहला जो आता है कैश एंड पेमेंट रजिस्टर, जिसमें आपके फार्म के सारे इनकम और सारे खर्चे
दोनों डेली बेसिस पर रिकॉर्ड होंगे। सेल्स रजिस्टर, आपके फार्म से कोई भी चीज बेचा जाएगा वो सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, जैसे दूध, मक्खन, पनीर हो सकता है, अंडा हो सकता है, मैन्योर हो सकता है, तो वो सारी चीजें सेल्स रजिस्टर में मेंटेन होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस रजिस्टर, मंथली या सालाना हम क्या करते हैं, सारे खर्चे को जोड़ते हैं और सारे इनकम को भी जोड़ते हैं। उससे ये पता चलता है कि हमारा जो फार्म है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस रजिस्टर में मेंटेन होता है। परचेज रजिस्टर, कोई भी चीज अपने फार्म के लिए हम खरीदते हैं, वो मेडिसिन हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई फीड हो सकता है, उसका जो ब्यौरा होगा वो परचेज रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे सबसे जरूरी तो है कि हर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, ताकि हम उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो यूनिक होता है, हर एनिमल का यूनिक होगा, वो सबका जरूरी है। दूसरा कि जो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड ही एक्यूरेट मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा कि उसी बेसिस पर तो आप सारे मैनेजमेंट और बाकी सुपरविजन के डिसीजन ले रहे हैं, तो बाकी चीजें भी गलत हो जाएंगी, चीजें सुचारू रूप से चल नहीं पाएंगी। एक ही डेटा को हर रजिस्टर में बार बार रिपीट करने से परहेज करना चाहिए, और डेटा सिर्फ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड्स का ही रिकॉर्ड करना चाहिए। फालतू के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने चाहिए जिसका कि कोई यूज नहीं हो, क्योंकि इससे टाइम और कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगता है। और डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आज डिसइंफेक्शन किया, आज वैक्सीनेशन किया है, डिवर्मिंग की है, आज कोई फीड खरीदा है, आज आपने दूध बेचा है, सबका रिकॉर्ड डेट के साथ मेंशन होना चाहिए। और सभी तरह के रिकॉर्ड, वो प्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन हो, फीड हो, ग्रोथ हो, हेल्थ हो, उनके कैश और पेमेंट हो, अटेंडेंस हो, सब के लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। तो जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स एक फार्म पे मेंटेन होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे पेडिग्री और हिस्ट्री शीट्स, जिसमें कि उनके कुछ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स भी होंगे, उनकी पेडिग्री, उनके फादर, उनके मदर के रिकॉर्ड्स, उनके ग्रैंडफादर के हो, ग्रैंड मदर के हो तो और भी अच्छा है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। बर्थ रजिस्टर, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, फीड कंजम्पशन रिकॉर्ड्स, मैटिंग या ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स, काविंग, लैम्बिंग, किडिंग, जैसे गाय में हम काविंग बोलते हैं, भेड़ में लैम्बिंग, गोट में किडिंग, जो कि बच्चे देने की प्रक्रिया है उसको, तो उसके रिकॉर्ड्स भी हम रखते हैं। वजन जो लेते हैं हम हर एनिमल्स का, उसके ग्रोथ और वेट के रिकॉर्ड्स को रखते हैं। इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी आपके फार्म पर है, वो एनिमल हो सकता है, मेडिसिन है, आपके रेफ्रिजरेटर खरीदा हो, आपने मिल्क कैन खरीदा हो, कोई भी यूटेंसिल्स खरीदा हो, कोई वेंटिलेशन फैन है, तो सबके रिकॉर्ड को हम इन्वेंट्री में मेंटेन करते हैं। कार्कस सील और ड्रेसिंग परसेंट का डेटा भी हम मेंटेन करते हैं। लाइव स्टॉक रजिस्टर, आपके फार्म पे कितने पशु अभी तक आए हैं, कितने ने जन्म लिया है, सबका ब्यौरा लाइव स्टॉक रजिस्टर में मिलेगा। डेली मिल्किंग रजिस्टर, हर दिन हर गाय कितना दूध देती है उसका ब्यौरा डेली मिल्किंग रजिस्टर में मिलेगा। मिल्क फीडिंग रजिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो बछड़े होते हैं उनकी मां की मृत्यु हो जाती है, उस केस में हम उनको अलग से दूध देते हैं, तो वो आपने कितना दूध उन ऑर्फेन काफ को दिया है उसका ब्यौरा मिल्क फीडिंग रजिस्टर में होगा। फीड एंड फॉडर रजिस्टर में जो आपने परचेज किया है और कितना आप हर दिन निकाल रहे हैं उसमें से चारा, दाना, मिनरल मिक्सचर इत्यादि, उसका ब्यौरा हमें फीड एंड फॉडर रजिस्टर में मिलेगा। रिप्रोडक्शन या एआई रजिस्टर, हर गाय का एआई होता है, किस दिन एआई हुआ था, किस दिन वो हिट में आई थी, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, फिर कब वो बच्चा देने वाली है, तो इन सब का ब्यौरा हमें रिप्रोडक्शन या एआई रजिस्टर में मिलेगा। सेल और मोर्टेलिटी रजिस्टर, आप अपने पशुओं को समय समय पर बेचते भी हैं, कुछ पशु उसमें से मर भी जाते हैं, तो उन सब का ब्यौरा सेल और मोर्टेलिटी रिकॉर्ड में मिलेगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम अपने खर्चे और अपने इनकम को लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा फार्म में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना या तो लॉस हुआ इस साल में, तो इसको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं। तो अब हम पहले रजिस्टर की बात कर रहे हैं। पहला रजिस्टर जो होना चाहिए वो है डेली फार्म एक्टिविटी रजिस्टर। हर फार्म पे एक रजिस्टर ऐसा होना चाहिए, उसमें जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उसमें सबका विवरण होगा। आज आपने चारा लगाया, चारा काटा,
आपने फार्म की सफाई की, डिसइंफेक्ट किया, कुछ का ट्रीटमेंट किया है, कुछ आपने फीड खरीदा है, इत्यादि सभी तरह के रिकॉर्ड डेट वाइज आप मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज को ट्रैक करना है कि फलाने या इस पशु का वैक्सीनेशन कब हुआ था, तो आप डायरेक्टली उस रजिस्टर में जाएंगे, जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ था उस डेट को देखेंगे, अच्छा तो इस तिथि को इसका वैक्सीनेशन हुआ था, तो आप बहुत आसानी से चीजों को ट्रैक कर पाएंगे, पिछले एक्टिविटी को, और उसके अनुसार आप आगे की चीजों की प्लानिंग भी कर पाएंगे। अच्छा 4 तारीख को इसका वैक्सीनेशन हुआ था, अगला जो है सपोज 4 फरवरी को हुआ, 6 महीने के बाद 4 अगस्त को दूसरा होना है, तो आप उस चीजों को एक व्यवस्थित रूप से रख पाएंगे और आपसे कोई चीजें छूटेगी नहीं, कोई चीजें गलत नहीं होंगी। इवन की कोई मशीनरी है, कोई रिपेयर हुआ है या कोई रिप्लेस हुआ है कोई पार्ट, उन सब चीजों का भी ब्यौरा लिखना है। मतलब इसमें आपके फार्म पे जो कुछ भी चीजें हुई हैं दिनांक वाइज आपको रिकॉर्ड करनी है। लाइव स्टॉक रजिस्टर, अब जो हम रजिस्टर पढ़ेंगे, एक रजिस्टर का एक टेम्पलेट, एक फॉर्मेट भी होगा, ताकि ये फॉर्मेट हमें चीजों को आसानी से समझने में मदद करता है। सपोज रजिस्टर हमने मेंटेन किया, आप इस रजिस्टर से चीजों को देखना चाहते हैं, तो वो आप भी उतनी ही आसानी से उस चीजों को देख पाएंगे अगर वो एक फॉर्मेट में होगा, अगर एक टेम्पलेट फॉर्म में होगा। जैसे कि लाइव स्टॉक रजिस्टर, इसमें हम एनिमल नंबर लिखते हैं, उसके फादर का नंबर, उसकी मदर का नंबर, उसने कब जन्म लिया था, और अगर खरीद के लाए हैं आप कहीं से तो उसका डेट ऑफ परचेज भी लिखना है, अगर आपने उसको बेच दिया है तो डेट ऑफ सेल भी लिखना है, और अगर मर गया है तो डेट ऑफ डेथ लिखना है। तो जितने भी पशु आपके फार्म पर अभी तक आए हैं या फिर आपके फार्म पे जन्म लिए हैं, उन सभी का विवरण लाइव स्टॉक रजिस्टर में मिलेगा। एनिमल रजिस्टर, डेली लाइव स्टॉक रजिस्टर या एनिमल स्टॉक रजिस्टर, ये भी पशुओं का रिकॉर्ड है कि कितने पशु आपके फार्म पे वर्तमान में प्रेजेंट हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनका एज वाइज डिफरेंशिएशन, एज वाइज उनका जो रिकॉर्ड होगा। सपोज गाय है तो कुछ गाय दूध में होगी तो उसको मिल्क कैटल, कुछ अभी सूखी हुई होंगी जिसने दूध देना बंद कर दिया है वो ड्राई होंगी, कुछ बुल्स होंगे, काफ होंगे जो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, उनको अलग अलग उनका कितना नंबर है। हीफर्स, कितनी मादा जो गाय हैं जिनकी अभी तक एक बार भी काविंग नहीं हुई है, जिसने एक बार भी बच्चा जन्म नहीं दिया है, तो वैसे हीफर्स का भी रिकॉर्ड। बुलॉक्स, मेल जिनको कास्ट्रेट कर दिया है, अब उसका उपयोग आप कृषि कार्य के लिए या भार वहन के लिए कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड, वो से बुलॉक्स कितने हैं आपके पास, तो और उसके बाद सबको जोड़ने के बाद टोटल कितने हैं आपके पास वर्तमान में पशु, ठीक है। उसके बाद उस दिन शायद कोई पशु आपने खरीदा हो या कोई पशु का जन्म हुआ हो, तो वहां पे आप लिख देंगे +1 या +2 इतने पशु। अगर उस दिन किसी को बेच दिया है तो वो माइनस हो जाएगा, वो सेल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है, इससे ये पता चलेगा कि आपके फार्म में कितने पशु हैं, किस किस एज ग्रुप के हैं और किस किस सेक्स के हैं, मेल या फीमेल। पेडिग्री और हिस्ट्री सीट, ये प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इसमें पेडिग्री रखना। मतलब हर पशु का एक पेडिग्री और हिस्ट्री सीट होता है, उसमें पशु के सायर का नंबर, किस नस्ल का है उसका फादर, उसकी मदर का नंबर, उसकी मदर किस नस्ल की है, उसने कब जन्म लिया था, और अगर जन्म नहीं लिया था तो खरीदा था तो किस दिन खरीदा था, उसकी जानकारी रहेगी। उसके बाद उसके सर्विस रिकॉर्ड होंगे, तो यहां पर हम सिर्फ सक्सेसफुल सर्विस रिकॉर्ड को लिखते हैं, जिस सर्विस से वो गाय कंसीव की थी उसका विवरण होगा। जैसे डेट ऑफ एआई, सक्सेसफुल एआई, किस बुल से वो एआई हुआ था, उस समय गाय पहले ब्यांत में थी, दूसरे ब्यांत में थी, उसका नंबर, काविंग उसके कब हुई थी, तो 9 महीने के बाद काविंग होगी, तो जिस दिन उसने बच्चा दिया उसका डेट भी लिखना होगा। वो जो काविंग हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या वो बच्चा पहले मर गया था या जन्म लेने के बाद स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, वो यहां पर आपको मेंशन करना है। जो बच्चा हुआ वो नर था या मादा, वो भी लिखना है। काफ का वजन भी 24 घंटे के अंदर लेना है, वो भी लिखना है, कितने वजन का बच्चा हुआ था, और उसको तुरंत ही एक नंबर भी देना है, क्योंकि अभी बताया मैंने कि आइडेंटिफिकेशन नंबर जब तक नहीं रहेगा तो रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनिमल वाइज उसके परफॉर्मेंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके हेल्थ का को रिकॉर्ड करते हैं, तो जब तक नंबर नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर उसने दूध देना शुरू किया, सपोज 300 दिन तक दूध दिया, उसके बाद वो ड्राई हो गई, तो जिस दिन से दूध देना बंद कर दिया वो डेट भी हमें लिखना है। और फिर बच्चा देने से लेकर
दूध देना बंद करने तक, मतलब ड्राई होने तक उसने कितना दूध दिया है, उसको हम बोलते हैं टोटल मिल्क यील्ड, उसको हम रिकॉर्ड करके लिखते हैं। और अपने पूरे ब्यात में सबसे ज्यादा दूध उसने जिस दिन दिया था, वो कितना दूध दिया था, वो पीक यील्ड होता है। सबसे ज्यादा दूध सपोज 40वें दिन दिया था, वो था 11 किलो, तो आपने लिख दिया 11 किलो उसका पीक यील्ड था। उसी तरह से रिप्रोडक्शन रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, यहां भी हम उसके पेडिग्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। जैसे यहां भी हम काउ नंबर लिखेंगे, उसके फादर का नंबर लिखेंगे, उसके मदर का नंबर लिखेंगे। लेकिन जब यहां हम सर्विस रिकॉर्ड रखते हैं कि उसके एआई कब कब हुआ, तो उसमें हम उसके सारे एआई को लिखते हैं। सपोज उसकी पहले एआई हुई, पहली बार उसका एआई हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 30 नवंबर 2022 को, तो उस बार वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। 21 दिन के बाद वो फिर से हिट में आ गई, तो दूसरी बार कब हुई उसकी एआई, फिर तीसरी बार कब हुई, सपोज तीसरी बार के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो ये तीसरा उसका सक्सेसफुल इंसेमिनेशन होगा। यहां तक कि किस बुल से उसका एआई हुआ है उसकी रिकॉर्ड भी हम रखते हैं। तो नीचे जो 43212781 वो बुल का नंबर है, जिस बुल से उसकी एआई हुई है। उसके बाद एआई होने के बाद 9 महीने के बाद जो उसके बच्चे का जन्म हुआ, तो उसकी डेट ऑफ काविंग भी लिखनी है। डिलीवरी नॉर्मल हुई, एबॉर्शन हुआ या स्टिल बॉर्न हुआ, उसकी रिकॉर्ड भी रखने हैं। और जो काफ हुआ उसको एक नया नंबर दे देना है, उसका सेक्स क्या है, उसका वेट क्या है, उसको भी हम इस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। अब हम आते हैं ब्रीडिंग या मैटिंग रजिस्टर पे। इसमें सारे एआई का रिकॉर्ड होगा काउ वाइज। सपोज कोई काउ नंबर 1 है, उसकी डेट ऑफ काविंग, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है, सपोज डेट उसने दिया है 24/4/2025 को, 24 अप्रैल को सपोज उसने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके 2 या 3 महीने के बाद उसकी एआई शुरू होगी, फिर से वो हिट में आएगी। तो किस दिन उसका एआई हुआ वो डेट लिखना है, और किस समय हुआ है, शाम को कितने बजे या सुबह कितने बजे, किस बुल से हुआ है वो लिखना है। उसके बाद हम 40 से 45 दिन के बाद हम उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि ये प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई, नॉन प्रेग्नेंट, तो फिर से उसका एआई होगा, फिर से उसका टाइम, उसका डेट होगा, किस बुल से उसका एआई हुआ है वो लिखेंगे, और फिर से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे। पता चला कि प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रेग्नेंट हुई है तो फिर आगे के सर्विस रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, वो नहीं मेंटेन होगा। फिर उसके बाद चूंकि अब इस दिन ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 9 महीना कब होने वाला है, दैट इज एक्सपेक्टेड डे ऑफ काविंग। तो उसके अनुसार हम उसका रिकॉर्ड रख पाएंगे। और उसके बाद जब एक्चुअली में जिस दिन वो बच्चा देगी, तो उसको बोलेंगे हम एक्चुअल डेट ऑफ काविंग। और उसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसका हम एक नंबर देंगे, उसका मेल है या फीमेल है वो भी लिखेंगे, उसका वजन भी लिखेंगे। काविंग रजिस्टर, इसमें सारे गायें जो कि इंसेमिनेट हुई थी उसका रिकॉर्ड, और वो कब बच्चा देने वाली है, उसका 9 महीने कब होने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड डे ऑफ काविंग लिखते हैं। मतलब उसका सक्सेसफुल सर्विस किस दिन उसका एआई हुआ था। एआई हुआ था तो नेचुरली हुआ था, सार से हुआ था, या आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है, या सेक्स सीमेन यूज किया है। आजकल जो बछड़ी पैदा करने वाली भी सीमेन होती है जिसको सेक्स सीमेन कहते हैं, तो वो भी क्लियरली आपको मेंशन करना है। उसके बाद किस दिन सर्विस हुआ है वो डेट मेंशन होगा, और उसके बाद 9 महीने बाद का 280 दिन बाद का एक डेट लिखा होगा। ये डेट आपको इसमें मदद करता है कि ये जो गाय है इसके बच्चा देने की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है, तो इसको हम अलग बाड़े में रखें। तो आपके पास जब रिकॉर्ड होगा कि इतनी गाय इस महीने में बच्चा देने वाली है, तो आप उसको एक अलग बाड़े में अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और जो एबॉर्शन या स्टिल बॉर्न की जो समस्या है नहीं हो पाएगी। और अगर बच्चा फिर दे दिया उसने, तो उस बच्चे का भी रिकॉर्ड और सेक्स यहां मेंटेन कर सकते हैं आप। बर्थ रजिस्टर, इसमें जितने भी बछड़े या बछड़ियां फार्म पे जन्म ली हैं उनका रिकॉर्ड होगा। तो सपोज पहला बच्चा जन्म लिया, उसका नंबर दिया हमने 201, किस दिन जन्म लिया वो डेट लिखनी है, इस बछड़े का फादर कौन था और इस बछड़े की मदर कौन थी वो लिखना है, वो नर था या मादा वो लिखना है, उसका वजन कितना था वो लिखना है। यहां तक कि जब कुछ सालों या कुछ महीनों के बाद हमने उसको बेच दिया है, तो वो बेचने की तिथि लिखनी है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु की तिथि भी लिखनी है। तो या तो सेल की तिथि होगी या तो मृत्यु की होगी, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद फिर दूसरे जो काफ बॉर्न होगी उसकी भी इसी तरह से मेंटेन करेंगे। तो इस काफ रजिस्टर में आपके फार्म पे जितने भी बछड़े या बछड़ियां जन्म लेंगी उनका पूरा पेडिग्री और उनका बर्थ वेट मेंटेन करेंगे।
डेली मिल्क रजिस्टर, डेली मिल्क रजिस्टर में हम हर गाय का पूरे महीने मिल्क रिकॉर्ड करेंगे, वो सुबह और शाम दोनों टाइम, और उनको जब जोड़ेंगे तो मंथली मिल्क रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम पिछले महीने का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। लैक्टेशन रिकॉर्ड, अब उस गाय के हर महीने का रिकॉर्ड को हम एक साथ लिखेंगे। अगर उसकी काविंग अगस्त में हुई है, अगस्त से लेकर ड्राई होने तक, तो उन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो उसके पूरे ब्यात का दूध उत्पादन मिल जाएगा, कितने दिन दूध दिया वो भी मिल जाएगा, कितने दिन वो ड्राई रही थी वो भी मिल जाएगा। तो ये हम लैक्टेशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब हम अपने फार्म पे कितने पशु हैं, वो महीने में कितना दूध दिया उन्होंने और एवरेज मिल्क यील्ड कितना हुआ, वो हम मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। सपोज जनवरी में 64 गायें दूध दे रही थी, तो 64 गाय में जनवरी में उसने दिया है सपोज सुबह में 340 किलो, शाम में 370, उसी तरह से 2 जनवरी को 345 किलो और 371 किलो। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरे महीने का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और उसको हम डिवाइड कर देंगे 64, मतलब टोटल कितनी गाय थी, तो हमें एवरेज मिल्क यील्ड मिल जाएगा। ग्रोथ रजिस्टर में हम साप्ताहिक या 15 दिन पर हम उनके ग्रोथ को रिकॉर्ड करते हैं, उनका वजन लेते हैं, और उसके बाद हम का वजन लेते हैं उनके सर्विस, जब उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उस समय उनका क्या वजन था, और जब उसने बच्चा दिया उस समय क्या वजन था, ये वजन भी लिखते हैं। हेल्थ रजिस्टर है, उसमें हम कोई भी पशु बीमार पड़ता है तो उसका एनिमल नंबर, उसकी कोई हिस्ट्री थी, पहले भी क्या बीमार पड़ा था, अभी क्या सिम्टम है, कौन सी बीमारी उसको हुई है, उसका क्या इलाज किया है, कौन से डॉक्टर ने किया है, इसका रिकॉर्ड रखते हैं। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग रजिस्टर में हर पशु को कब कब टीका दिया गया था, अगला टीका कब दिया जाएगा, टीका को कैसे दिया गया था, मांस में दिया गया था या वेन में इंट्रावेनस दिया गया था या सबक्यूटेनियस दिया गया था, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। मॉर्टेलिटी रजिस्टर में हम क्या करते हैं, हर पशु का जन्म की तिथि होती है, मरने की तिथि होती है, और मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, उससे ये पता चलता है कि ये क्यों मरा था, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज थी, इंटेराइटिस था, डायरिया था या निमोनिया था, वो लिखते हैं हम। फीड एंड फॉडर रजिस्टर में हम हर दिन आपके पास स्टॉक में कितना चारा है, सपोज आपके पास 1000 किलो कंसंट्रेट है, 500 किलो ग्रीन फॉडर है, मिनरल मिक्सचर 100 किलो है, उसमें से आपने कितना कितना यूज कर लिया है, वो यूज करने के बाद अब आपके पास कितना बचा है, वो लिखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आप अपने पशुओं पर कितना खर्च चारे और दाने पर कर रहे हैं। इन्वेंट्री रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें कि फार्म पे उपलब्ध सभी चीजों का रिकॉर्ड होता है। जो भी इक्विपमेंट, नॉर्मली हम इक्विपमेंट या मशीनरी जो खरीदते हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं, उनमें डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है कि उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो कितने में आपने खरीदा था, अभी वर्तमान में उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और सेल, अगर आपने उसको बेच दिया है, सपोज सेकंड हैंड कोई खरीद लेता है आपसे, तो कितने में आपने बेचा है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। लेबर रजिस्टर में हम लेबर वाइज उसको आपने क्या काम आज दिया था, कितने बजे वो आया था, कितने बजे उसने फार्म को छोड़ दिया, इन सब का भी रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हमने बात की कैश एंड पेमेंट रजिस्टर, जिसमें कि हर दिन आपने दूध बेचा, कितने का बेचा, और आपने फीड परचेज किया तो कितने का खरीदा, उन सब का ब्यौरा आप रखते हैं। सेल्स रिकॉर्ड में आपके फार्म पे जो कुछ भी हो रहा है, दूध हो रहा है, घी हो रहा है, इवन कि आपने कोई अपना बछड़ा या बछड़ी बेचा तो कितने में बेचा, उसके रिकॉर्ड को रखते हैं। फाइनली आप क्या करते हैं कि महीने या साल में सारे इनकम को एक साथ जोड़ते हैं और सारे खर्च को एक साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद आप बता पाते हैं कि आपका फार्म प्रॉफिटेबल था या नहीं था। तो इस तरह से आप अपने फार्म को बहुत अच्छे से सुपरवाइज या मैनेज कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं। धन्यवाद।